नमस्ते, मैं हूं प्राध्यापक बालकृष्ण काटे और मेरे सक्सेस स्टोरीज इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ऐसा कहते हैं, बिल्ड ए ड्रीम एंड देन द ड्रीम विल बिल्ड यू। बिल्कुल सही है। कुछ व्यक्ति स्टार्टिंग से ही कुछ ड्रीम सजा लेते हैं, अपने सपनों को सजा लेते हैं और फिर उसे साकार करते करते अपने जीवन को आदर्श बना देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस व्यक्ति ने बिल्कुल बचपन से ही एक सपना देखा और उसको साकार कर दिखाया, ऐसे एक जाबाज शेरोदिल चैतन्य मूर्ति को आज हम मिलने जा रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर किसी ने कहा मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो इंडियन आर्मी का ही होगा। हमें फख्र है हमारे इंडियन आर्मी पे। तो इसी इंडियन आर्मी के कर्नल उदय जी जगावकर, इनको आज हम मिलने जा रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कर्नल उदय जी ने बचपन से ही, जैसे मैंने कहा, सपना देखा था आर्मी ज्वाइन करने का, तो मिलिट्री स्कूल से ही अपनी शालेय शिक्षा प्राप्त कर ली और उसके पश्चात मुंबई में उन्होंने BSc, MSc तथा MBA ऐसे डिग्रियां प्राप्त कर लेने के बाद आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी ज्वाइन कर लिया ये कहना बहुत सिंपल है, लेकिन उसकी बहुत कड़ी परीक्षाएं होती है। यानी उस परीक्षाएं को डेफिनेटली उन्होंने सक्सेस कर दिखाया, उसमें ज्वाइन हो तो गए और बाद में उनको जो पोस्टिंग मिली वो इंडियन आर्मी के आर्टिलरी रेजिमेंट में, यानी तोपखाना पलटन, और बिल्कुल नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान इत्यादि परिक्षेत्रों में उन्हें पोस्टिंग मिलती गई। और कई बार कई प्रसंग ऐसे आए जहां पर उन्हें अपनी वीरता का परीक्षा जो है वो देना पड़ा। अपनी वीरता की परीक्षा उन्होंने बहुत सही तरीके से दी और कुछ मेडल्स भी प्राप्त कर लिए और बिल्कुल आर्मी में अपना एक स्थान बना लिया। तो ऐसे कर्नल जी 26 साल तक इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और निवृत्ति के पश्चात भी उन्हें उनका डायनेमिज्म जो है वो आराम से बैठने नहीं देता है। बिल्कुल आज भी वो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और करियर काउंसलर के रूप में कार्यरत है। हजारों युवकों को, हजारों विद्यार्थियों को वो मार्गदर्शन करते हैं। अपनी प्रतिभा जो है उसका सही इस्तेमाल करके उन युवकों को किस रास्ते पर कैसे जाना है, ये पथ मार्गदर्शन वो करते हैं। बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि मैं भी खुद एजुकेशन फील्ड से हूं, तो मुझे मालूम है कैसे टीन एजर्स में स्टार्टिंग में कुछ गलतफहमियां होती है और उनको अगर सही मार्गदर्शन मिल गया तो बिल्कुल वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो ऐसे युवकों को भी सक्सेसफुल बनाने में जड़े रहे कर्नल उदय जी का मैं मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्ते दर्शकों, मेरे इस सक्सेस स्टोरीज YouTube चैनल को आपने जो ढेर सारा प्यार दिया है उसके प्रति मैं आपके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे इस चैनल पर व्यूज़ और लाइक्स बहुत अच्छे आते हैं, पर मैं अभी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब जो करना है बहुत सिंपल है। उस YouTube का लिंक खोलने के बाद नीचे सब्सक्राइब जो दिया है
वहाँ पे बस टच करना है हमारी उंगली से, सब्सक्राइब हो जाता है। उसके बाद में ऑल नाम का एक बटन है वो, और ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए कुछ भी चार्जेस भरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका प्यार ही काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। उदय जी नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत करते हुए मैं पहले 2 पंक्तियां आपके बारे में कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। इस देश में हम जैसा हर एक आदमी आज़ाद है, मनमौजी है, क्योंकि वहाँ सरहद पर आप जैसे वीर फौजी खड़े हैं। तो ऑल इंडियन आर्मी को मैं सैल्यूट करते हुए आपको भी सैल्यूट करता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे इस चैनल के लिए आपने टाइम दिया है। तो चलिए सर जी, आपसे बहुत सारी बातें करने की है, लेकिन जैसे मैंने कहा था इंट्रो में, बचपन से ही आपने ये सपना देखा था इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। तो थोड़ा आपका शालेय स्तर का जीवन और कॉलेज लाइफ, इसके बारे में थोड़ी अगर जानकारी आप दे सकेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे को याद नहीं है, मैं सेकंड में था या थर्ड में था। अच्छा। एक रोल किया था स्कूल में, कोई प्ले था, आर्मी ऑफिसर का रोल किया था। वो वंडरफुल। तो तभी से दिमाग में रह गया कि मैंने आर्मी ज्वाइन करना है। तभी मालूम नहीं था आर्मी क्या है। उसके बाद आई ज्वाइन द बोर्डिंग स्कूल, श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिट्री स्कूल इन पुणे। तो वहाँ जाने के बाद तो रेजोल्यूशन और स्ट्रांग हो गया कि अभी आर्मी में ही जाना है। तो देन आई आफ्टर डिड माई schooling from Pune, then I shifted to Mumbai. My parents were staying मुंबई में थे। फिर वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, एंड ड्यूरिंग डूइंग माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। फिर वो क्लियर करने के बाद ये थोड़ा मैं आपको टोकता हूँ, जब पुणे में आप थे, पुणे में इतने सारे अलग अलग टाइप के स्कूल्स हैं, तो व्हाई योर पेरेंट्स और यू ऑप्टेड फॉर दैट मिलिट्री स्कूल, ऐसा कुछ था उसमें? नहीं, माई फादर वॉज इन इंडियन नेवी। बम्बई में रहते थे, माई फादर एंड मदर। सो मी एंड माई एल्डर ब्रदर बोथ इन बोर्डिंग। क्या पुणे? बोर्डिंग में? यस, वी वर इन बोर्डिंग स्कूल इन पुणे। सो कभी साल में एक बार या 2 बार घर में जाके मिलते थे पेरेंट्स से। बट आई थॉट माई फादर हैड अ विजन कि टू गिव अ गुड एंड द बेस्ट एजुकेशन टू बोथ ऑफ अस। क्या? दो माई मदर वाज लिटिल अगेंस्ट, दोनों को नहीं भेजना है, बट देन ही सेड कि आई वांट टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ। So we both were studying in boarding school. My elder brother is 2 years elder to me, and I was 2 years younger to him. तो यानी आजकल के पेरेंट्स जो एक्स्ट्रा पैम्परिंग कर रहे हैं अपने बच्चों को, और बिल्कुल आपका तो एग्जाम्पल ऐसा अलग दिख रहा है कि स्टार्टिंग से आपको बोर्डिंग स्कूल का जो लाइफ है वो मिला, और मेरे ख्याल से शायद वहाँ से आपका डिसिप्लिन चालू हो गया। वहाँ से we got inspiration, and since my father had put both us in military school, Shivaji Military School, which is in Pune, is in boarding school, वो तभी से हो गया, and somehow वो निकल गया। My elder brother joined the Indian Navy, then I joined the Indian Army. क्या बात है, क्या बात। तो ये इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की जो प्रोसेस है, हम बोलते हैं बहुत सिंपल है, ऐसा है क्या वैसा, या बहुत टफ है, ये जो कुछ आज के युगों में है, तो उसके लिए प्रिपरेशन आपने कब से चालू किया था और उसका गाइडेंस कैसे लिया था, क्या करना है क्या नहीं? इन प्रिपरेशन, कोई भी एग्जामिनेशन इजी नहीं है। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पढ़ाई करना पड़ता है, बट आप सोचते हो कि जाके मैं ऐसे एग्जामिनेशन में बैठ जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, तो यू आर मिस्टेकन। तो व्हेनेवर यू हैव टू सिट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सबका एक सिलेबस होता है, बुक्स होते हैं। सो आई गॉट द बुक्स। अभी तो फैसिलिटी है कि नेट पे सब कुछ मिलता है, उस समय हमारे में फैसिलिटी नहीं था। तो माई फादर यूज्ड टू गेट बुक्स विच वाज रिक्वायर्ड फॉर द स्टडीज, एंड द प्रोसीजर कैसा था, तो उस सिलेबस देख के पढ़ाई करना पड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि दिस वाज ऑफ CDS, दिस इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इज टेकन बाय UPSC। एग्जाम इज, आई वोंट से इट्स वेरी इजी, बट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मुश्किल आता है। एंड सेकेंडली यू हैव टू कम इन द मेरिट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दैट इज इट। तो कितना परसेंटेज, यानी ये कितना, जो समझो जो पॉपुलेशन दे रहा है एग्जाम, तो उसमें से कितना सिलेक्शन होता है हर साल से? अभी मैं लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स बता दूं, NDA के लिए हमारे टाइम का तो मेरे को स्टैटिस्टिक्स पता नहीं, बिकॉज आर नॉट अवेलेबल,
बट सिंस आई एम ए करियर काउंसलर नाउ, तो अभी जो स्टैटिस्टिक्स हुआ था, तो 4 लाख स्टूडेंट्स हैड अप्लाइड फॉर एनडीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड अबाउट 450 गॉट फाइनली माय सिलेक्टेड. गॉड, तो कितना टफ कंपटीशन सर ने भी झेला है. अब ये 4 लाख, उस टाइम 1 लाख होगा, लेकिन ये इतना पोस्टिंग भी नहीं होगा डेफिनेटली. टफ, रियली टफ. तो उसके प्रैक्टिकल्स भी होते थे उस टाइम पे? नहीं, जो कंबाइंड रिसर्च सर्विस या एनडीए का जो प्रोसीजर है, पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होता है. अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं तो देन यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, दैट इज नोन एज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. वहाँ पर 5 या 6 दिन का इंटरव्यू होता है. उसमें अगर पास हो गए तो देन यू आर सेंट फॉर मेडिकल. अगर मेडिकल फिट हो गए तो फिर मेडिकल का, इंटरव्यू का और रिटर्न एग्जामिनेशन का मार्क्स होके फिर मेरिट लिस्ट बनता है. इफ़ यू कम इनटू द मेरिट यू गेट सिलेक्टेड. तो ये जो आप बता रहे थे सिलेक्शन बोर्ड का जो 4-5 दिन का चलता है, तो उसमें पूरा एथलीट के जैसा रहता है या क्या है, क्या रहता है? ये जो 5 डेज का टेस्ट रहता है, सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट. अच्छा. अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है. फर्स्ट डे यू आर कॉल्ड फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें सारे कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं. उसके बाद द कैंडिडेट्स हु पास द साइकोलॉजिकल टेस्ट आर केप्ट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटरव्यू फॉर 5 डेज. और 5 डेज में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, उसके अलावा ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, उसका टेस्ट होता है, और लास्ट डे पे प्रेसिडेंट्स इंटरव्यू होता है. अच्छा. तो आफ्टर डूइंग ऑल दिस ऑन द 4th डे और द 5th डे ऑफ द इंटरव्यू, आपको पता चलता है वेदर यू आर सिलेक्टेड फॉर इन द इंटरव्यू. गुड. उसके बाद जो सिलेक्टेड, से अब मान लो बैच 30 का है और 3 या 4 सिलेक्ट हो गए, तो 3 या 4 कैंडिडेट्स को रोकते हैं और उनको मेडिकल के लिए भेजते हैं. अच्छा. बाकी रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, और मेडिकल में भी यू हैव टू पास द मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द लेड डाउन स्टैंडर्ड्स. देन यू आर कंसिडर्ड फिट. क्या बात. नॉट फिट फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी, बट अगेन देन इट बॉइल्स डाउन टू द मेरिट लिस्ट. करेक्ट. कड़ी परीक्षा आपने दी डेफिनेटली. तो पहले जो आप ज्वाइन हो गए, कमीशन हो गए, तो वो आपने जैसा बताया था, मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था, तो आर्टिलरी रेजिमेंट में आपका मेरे ख्याल से पहले पोस्टिंग हो गया. तो ये क्या रहता है आर्टिलरी रेजिमेंट? कैसे होता है कि जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो लास्ट 6 मंथ्स या 3 मंथ्स में हमने ऑप्ट करना होता है आर्म. आर्म मतलब होता है वेरी टू गुड आर्टिलरी, इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, सिग्नल्स, वेरियस ऑप्शंस होते हैं. अच्छा. तो व्हाट वाज योर लाइकिंग, तो मैंने आर्टिलरी ऑप्ट किया था. अच्छा. उस हिसाब से मेरे को आर्टिलरी मिल गया. अच्छा, गुड. तो उसकी पोस्टिंग आपकी पहली कहाँ पे हो गई थी? मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी अमृतसर में ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार. दैट वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग. और उसके बाद हर ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी 1983 करेक्ट. 84 में 1984 ब्लू स्टार. सो आई वाज पोस्टेड इन 1983. दैट वाज द फर्स्ट पोस्टिंग इन अमृतसर. फिर उसके बाद तो आफ्टर एवरी 2 years वेंट ऑल अराउंड द कंट्री. ओह, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से मैं पढ़ा था जम्मू कश्मीर में भी आप. हाँ, आई हैड 4 tenures इन जम्मू कश्मीर. 4 मेरे टेन्योर जम्मू कश्मीर में थे इन काउंटर इंसर्जेंसी एरिया, और 2 टेन्योर थे मेरे नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में एंड नागालैंड एंड मणिपुर. गुड. और राजस्थान में भी मेरे ख्याल से राजस्थान मोस्ट ऑफ द टाइम, राजस्थान, नसीराबाद, अजमेर, जयपुर, जोधपुर. गुड. So these were the places which I served. वेरी नाइस. तो ये जम्मू कश्मीर में अभी आपका जो वहाँ पे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थी, तो जैसे कुछ मैंने पढ़ा था, यानी जब आर्मी को कहीं से जाना है तो वहाँ पे जो ज़मीन में जो कुछ रहते थे, कुछ वेपन्स वगैरह, तो वो बम फूटने की वगैरह जो ये थी, तो उसका टेस्टिंग करने के लिए आपको कुछ ये था? अभी व्हेनेवर यू आर देयर, तो एक तो हमारा मेन रोल होता है आर्टिलरी का, टू फायर द वेपन. मतलब तोप खाना जिसको बोलते हैं हम, तोप खाना बोलते हैं हिंदी में. वी फायर द वेपन. और कभी कभी व्हेन नॉट इन यूज, तो ऑल दिस ट्रूप्स जो होते हैं, हम ट्रूप्स बोलते हैं, दे आर डूइंग इट फॉर द रोड ओपनिंग पार्टी और काउंटर इंसिडेंट. रोड ओपनिंग ये होता है कि एक पूरा आपको रोड सैनिटाइज करना पड़ता है. दैट मीन्स मार्चिंग इट ऑन द फुट. और उसके बाद आपके पास मेटल डिटेक्टर्स होते हैं. यू हैव टू सी, स्कैन ईच इंच ऑफ द रोड टू एंश्योर दैट देयर आर नो माइंस ऑब्लिक ईईडीज. जब वो रोड क्लियरेंस दे देता है, यू आर गिवन अ स्ट्रेच ऑफ रोड
10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो यू आर द रोड ओपनिंग पार्टी कमांडर। पहली तो जो भी कुछ हादसा अगर होने वाला है वहां पे कुछ है, हाँ, तो वो तो पहले तो आपको झेलना पड़ेगा। वो तो ऐसा है, हाँ, वो तो है, बहुत बहुत जिम्मेदारी का काम है। और वो मेटल डिटेक्टर से मालूम पड़ता हाँ, है। मेटल डिटेक्टर से मालूम पड़ता है। एंड देन वी लुक फॉर टेल साइंस, मतलब अगर कोई कुछ खुदाई की हुई है, वेरी फ्रेश डिगिंग एंड ऑल, बिकॉज ट्रूप्स वी आर सो ट्रेन्ड इन इट, देखते हैं ना, वी सी सम फ्रेशली डग अर्थ, भाई इधर कुछ है क्या, तो वी हैड डॉग्स आल्सो, वी हैड मेटल डिटेक्टर आल्सो, तो उससे वी यूज्ड टू कम। लेकिन टफ काम है, टफ है। उसके बाद में आपने क्लियरेंस देने के बाद वो ट्रुप जाते थे। हाँ, जैसा क्लियरेंस होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, जैसा फॉर एग्जांपल स्ट्रेच ऑफ रोड से 80-100 किलोमीटर, सो अगर मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी 20 किलोमीटर से आई गिव 20 किलोमीटर, बाकी सब जो देते हैं, व्हेन दैट 100 किलोमीटर स्ट्रेच इज ओपन, देन ओनली द व्हीकल्स मूव। हम तो न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं लेमैन कि ऐसा ऐसा हुआ और हमारी आर्मी की जो जीप जा रही थी, ट्रूप जा रहा था, उड़ाया गया ऐसे। तो ऐसे इसकी वजह से मुझे वो थोड़ा टफ लगा। ये जो कार्य आपने किया करते रहते थे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टाइम, दैट वाज रियली टफ, व्हाट आई मीन टू से। क्योंकि नहीं तो ये तो चालू रहता है ना। और जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल से ज़्यादा ऐसे हुए थे उस टाइम। अच्छा, तो कारगिल वॉर के टाइम में आप आर्मी में थे ना? हाँ, कारगिल वॉर में आर्मी में था। हम लोग पहले JNK में थे। अच्छा। फिर हमको डी इंडक्ट किया गया, देन वी मूव टू राजस्थान फॉर डिफरेंट रोल, बट एंटायर कारगिल में वहाँ से हमको डी इंडक्ट किया गया दूसरी जगह जाने के लिए। अच्छा। टू राजस्थान, बिकॉज देन दे फेल्ट कि अगर उधर हो गया तो अदर बॉर्डर ऑल्सो माइट बी ओपनड ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, सो दैट वाज आल्सो सेफ्टी के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये ऐसा कोई आमना सामना आपका टेररिस्ट से या कुछ दुश्मनों से हुआ है? बहुत बार हुआ है। एक दो हमको ऐसे चुनौती भरे प्रसंग बोल दो ना हमको। अभी तो हम हंस रहे हैं, लेकिन जो आपने वहाँ पे सामना किया है उसका रियली। तो नागालैंड का एक मैं इंसिडेंस बताऊंगा। नागालैंड का आई थिंक इट वाज 95 होगा। तो वी एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि अबाउट टू रेडिंग अ कैंप। अच्छा। कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन था दैट कैंप वाज लोकेटेड इन द, वहाँ पर जो लोकेट किया था वहाँ जाने था हमने। तो वी स्टार्टेड एट रात को 9 बजे एंड वी आर सपोज टू रीच द कैंप साइट एट अबाउट 4:30। अच्छा। तो 3-3:30 बजे, यानी वहाँ पे टेररिस्ट है ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर जो नागालैंड में उसको बोलते थे अंडरग्राउंड, JNK में उसको बोलते टेररिस्ट, बट दोनों का काम एक ही है। तो वहाँ पर मिले थे। तो हम जब जा रहे थे तो अराउंड 3 or 3:15 व्हेन वी आर रीचिंग ऑन टॉप ऑफ मॉर्निंग, वी आर रीचिंग ऑन टॉप ऑफ द हिल। और ये जो कैंप था दिस वाज ऑन द रिवर्स साइड, रिवर्स स्लोप नाले में था। तो मालूम नहीं था कहाँ है एग्जैक्टली। दैट टाइम हमारे पास सिर्फ मैप होता था, वी डिडंट हैव द GPS and all, GPS and all, it was only map and human int and your sixth sense, what your sixth sense tells you, वो था। तो when we went there, so about maybe around 3-3:15 के बजे when we were going, we were fired upon in that midnight 3 o'clock. It was fired upon from a hill. It was just सामने था and एक बर्स्ट फायर हो गया। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैं और मेरा बड़ी था, उन्होंने भी फायर किया और उसके बाद एब्सोल्युटली देयर वाज साइलेंस। अभी प्रॉब्लम ये हो गया था, कितने लोग थे आप वहाँ? हम लोग मेरा थे अबाउट 25 men, बट वी 5-6 वर अहेड, बाकी वो फॉलोइंग। हम लोग डिस्टेंस देके चलते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट एवरीवन कम इनटू द क्रॉस फायर एट वन। तो वी वेटेड। और रात के अंधेरे में जाना, अब अंधेरे में जाना है ना, अगर लाइट में चले गए तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो सिर्फ मूवी में देखते हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक, उरी का क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये तो आपने बिल्कुल यू हैव टू डू कैरी आउट ऑपरेशन एट नाइट बिकॉज यू आर एन एडवांटेज टू मेंटेन सरप्राइज। डिसएडवांटेज ये है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, बट देन वी गेट ट्रेन्ड बाय वॉकिंग सो मच एंड वी डू हैव इंफ्रारेड बाइनोकुलर्स और गॉगल्स, सो दैट आल्सो हेल्प्स। अच्छा, उसके लिए। तो आपके ऐसे 3-4 लोग थे तो एकदम फायरिंग उधर से हुआ? हाँ, तो मे बी अबाउट 50 मीटर सामने हिल होगा
और वहां से 50 मीटर 50 फीट, बिकॉज आई कुड सी द स्काईलाइन। हाँ, और हाँ, ये इट वाज नॉट डाउन बिकॉज नागालैंड में दिन जल्दी चढ़ता है, एंड इट वाज अच्छा। थिन, तो आई कुड सी द स्काईलाइन रफली मे बी अबाउट 50 मीटर्स 70 मीटर्स ओवर। तो वी वर फायर्ड अपॉन। तो उसके बाद वी आल्सो फायर्ड, मी एंड माय बडी फायर्ड। उसके बाद देयर वाज नथिंग फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स। सो थोड़ी देर के बाद माय ऑपरेटर वॉक टू मी, ही सेड एक जो एस्कॉर्ट था उसको चोट लगी है, ओह, he was injured. So now I extricated back. In the meantime, I told my operator कि nursing assistant जो medical staff है तो उसको आगे बुलाओ नर्सिंग for treating him. So by the time he did, and simultaneously I got in touch with my commanding officer, told him about the contact which was established. उन्होंने यही बोला, I said कि what further orders? You take a call out, मतलब you are the commander, you take whatever action you want. यानी ये तो बहुत बहुत बड़ी चुनौती हो गई। यानी वो तो इंजर है, हम सामने तो टेररिस्ट है, उसको तो मारना है। तो फिर नर्सिंग असिस्टेंट आया, उसने देखा, रात के अंधेरा था बिकॉज ही कुड नॉट पुट टॉर्च एंड सी, Correct. अगर द मोमेंट यू पुट लाइट लोकेशन इज गॉन। तो उसे अंधेरे में ही उसने किया, उसको आई पता नहीं क्या गिवन सम इंजेक्शन और समथिंग। जब मैं उसके पास गया तो ही वाज लुकिंग ब्लैंकली एट मी, आई वाज नॉट वेरी श्योर वेदर ही वाज अलाइव और नॉट, क्योंकि वो बात ही नहीं कर रहा था, उसको ही वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो उसने जब गया, जब बताया उसको, तो नर्सिंग असिस्टेंट फिर उसको थोड़ा सम ही मस्ट हैव गिवन सम फर्स्ट एड दिया, तो ही थोड़ा उसको होश आया। ऐसे साहब मैं ठीक हूँ, ये मेरे साथ है, आप लोग जाओ आगे। So then we commenced the operation and we successfully carried out that operation क्या बात है। and destroyed the camp, and we had कितने लोगों को मार गिरा है? वो जाने दो। अरे बाप रे। बट जिसको जो लगा था एक when we went on top, we found that body of one militant there. किसके गोली से मरा, that was not important because उसको गया तो that is the fire struck. लेकिन रियली ब्रेव। और ये मिडनाइट में तो हम आराम से सोए हुए रहते हैं हम देशवासी, और ये इसलिए तो सैल्यूट करते हैं आपको, रियली वंडरफुल। और अगर ऐसे टेररिस्ट लोगों, मिलिटेंट्स को अगर वहाँ पे जगह पे नहीं गिराया होता तो क्या हो सकता है, ये तो हमने पूरे देश ने देख लिया है, जैसे मुंबई अटैक में हुआ या कहीं भी हुआ। सो द जॉब डन बाय दिस पीपल इज रियली रियली अनफॉरगेटेबल, और दैट इज रियली इनवैल्यूएबल आई विल से। और वो भी खुद की जान खतरे में डालकर। क्या बात, वेरी नाइस सर। और एक आधा कहीं ऐसा और एक था JNK में हुआ था, JNK में। ओह, आई थिंक मस्ट बी 99 और 2000, अभी याद नहीं इतने। अच्छा। दिस इज रोड ओपनिंग, हम लोग ड्रिल कर रहे थे रोड ओपनिंग के लिए, तो वही रोड पे जाते थे सेम। तो हमारा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द नेटवर्क विद द सिविलियंस, अच्छा। यू नो, टू गेट इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है, सर्टेन इनपुट्स। हम लोग जाते थे एंड वी यूज्ड टू हॉल्ट एट डिफरेंट प्लेसेस, यू नो, जाके यूज्ड टू ऑल बी ऑन फुट, वी यूज्ड टू क्लियर अबाउट अ पैच ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर्स डेली अप एंड डाउन। तो 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर वी यूज्ड टू स्टार्ट एट अबाउट 4:30 एंड बाय 7:30 वी यूज्ड टू फिनिश। ओह, तो वहाँ पर जब जा रहे थे तो वी फाउंड एक हिल पे ना, वी फाउंड व्हाट यू कॉल नया ट्रैक, नहीं जो कि रोज दिखते हैं, नहीं था, बट वी फाउंड ये झाड़ी में नहीं, कल तक नहीं था, आज है इधर। तो वी इमीडिएटली सराउंडेड दैट एरिया। एक पार्टी को बोला जो ऊपर के गांव उधर पूछो, आई थिंक समबडी देयर समथिंग डिफरेंट, अभी ये मालूम नहीं था बट समथिंग वाज लेड और नॉट। तो गया उधर, बट इट वाज क्लियर, तो हमने किया, बट सडनली 10 साढ़े 10 बजे मेरा दिमाग में कुछ चल रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मैं उधर वापस आया एंड आई टोल्ड दैट यहाँ से हिलना मत। अच्छा। दैट पार्टी को 2-3 बंदे छोड़े थे, इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिली, साहब इधर से somebody है, कुछ अनजान आदमी कल इस 2-3 घर में आए। तो देन इट बिकम लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर कि समथिंग इज देयर, कुछ है। दिन का वक्त था 11 साढ़े 11 बजे। सो मैं थोड़ा और 2-3 आदमियों को लेके वहाँ पर पहुँच गया एंड आई टोल्ड हिम कि इस घर में शायद हो सकता है, इन्फॉर्मेशन है, अब चले जाना उधर। तो जैसे ही पार्टी स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स दैट हाउस, वी वर ऑन द डाउन हिल, ऊपर चढ़ रहे थे एंड दैट हाउस वाज ऑन टॉप। ओह, तो वी वर फायर्ड अपॉन।
ओह, और फायर करके भाग गए, क्योंकि वी वर एंड दिन का समय था, देयर वर लॉट ऑफ विलेजेस एंड चिल्ड्रंस थे उधर, करेक्ट, तो ओनली थिंग वी कुड नॉट फायर बैक, करेक्ट, बट देन वी ट्राइड टू चेस देम, वी कुड सी देम, दे रैन टुवर्ड्स द जंगल, देन अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट डू इट दैट, बिकॉज मेरा मेन एम वाज दिस सिक्योरिंग द रोड। Correct. कभी कभी क्या होता है ना, जैसे डाइवर्सनरी टैक्टिक्स, आपको उधर गुमराह कर देते हैं और यहाँ पर करते हैं, तो रिपोर्ट देके देन सम अदर पार्टी वेंट एंड टुक केयर ऑफ दैट, बट दैट वाज अनदर इंसिडेंट व्हिच हैड कम फेस टू फेस अबाउट 25 मीटर। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि कोई इंज्योर हो गया? नहीं, उसमें हमारा भी कोई इंजर नहीं हुआ, और उनका शायद मालूम नहीं, नहीं हुआ होगा शायद, पता नहीं, हमारा तो कुछ हुआ नहीं उसका, बट वी वर फायर्ड अपॉन लाइक विद द बर्स्ट, उस समय बर्स्ट फायर किया था, मस्ट बी में देखे, अच्छा, इट वाज किया था तभी, बट फॉर्चुनेटली नो, देयर वर नो वाज इंजर्ड इन दैट गुड। फाइट। हॉरिबल स्टोरीज, हॉरिबल स्टोरीज रियली। नागालैंड में और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बहुत बार, और सर कहते हैं ऐसे तो बहुत सारे हैं किससे, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये हो रहा था, अभी थोड़ा मैं सब्जेक्ट को मोड़ना चाहूँगा कि आप जो आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपकी शादी कब हुई? आई गॉट मैरिड इन 1990। तो आर्मी ज्वाइन तो 82 में किया। 82 में किया, अच्छा अच्छा। तो हमारी भाभी जी आपके साथ साथ हर जगह पे थे या कैसे? नहीं, वेरेवर पॉसिबल शी यूज्ड टू स्टे विद मी। अच्छा, जैसे कि नागालैंड में इट वाज नॉट पॉसिबल, नो, नागालैंड शी वाज स्टेइंग विद मी, आई हैड अ ह्यूज बंगलो एज अ कंपनी कमांडर, बट एजुकेशन वाज नॉट देयर। Then JNK में also families are not permitted if you are in field area. They used to come and visit महीने में, साल में एक बार, दो बार। फील्ड एरिया में है तो Families are not permitted there. तो अभी जो हो गया है, हालात सुधर गए 370 के बाद, तो अभी कैसा है? नो नो, अब फैमिलीज आर नॉट परमिटेड इन फील्ड एरियाज, बाकी जो पी स्टेशन है या जहाँ पर अकोमोडेशन है वहाँ रख सकते हैं, बट देन ड्यूरिंग वेकेशन इफ द सिचुएशन वाज गुड दे यूज्ड टू कम एंड जॉइन अस फॉर 1 or 2 months। अच्छा, so that was the टफ है, टफ टाइम। तो आपके जो किड्स है तो वो उनकी शिक्षा फिर यहाँ पे पुणे में रख के हो कि नहीं, दे वर स्टडिंग इन वेरेवर आई वाज देयर इन वेरियस प्लेसेस, लाइक झांसी में किया, अच्छा, एंड लेट मी करेक्ट द प्लेसेस, झांसी हो गया, नसीराबाद हो गया, नासिक वाज देयर, बट जैसे मैं JNK में था तो दे वर स्टेइंग इन पुणे। अच्छा, तो JNK में वहाँ पे अलाउ ही नहीं। नागालैंड में फैमिली वाज स्टेइंग इन पुणे, सो माय चिल्ड्रन वर कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन पुणे, बट व्हेनेवर पुणे से जब पी स्टेशन में टू अगेन शिफ्ट देयर एंड स्टार्ट स्कूलिंग वेरेवर आई वाज पोस्टेड। क्योंकि जनरली ऐसा कहा जाता है, एक दो आर्मी पीपल के बच्चों के साथ जब मैं मेरे क्लास में आते थे तो बोलते थे कि हर जगह पे जाके पढ़ रहे तो दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट सिस्टम, और ये पूरा उनका एडजस्टमेंट में टाइम चला जा रहा है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ तो भी था। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आई विल टेल यू माय स्टोरी। मैं भी जा रहा था, बट व्हेन माय सन वाज इन 9th, आई थिंक आई वाज इन नासिक रोड, नासिक रोड महाराष्ट्र में, 2003 to 2005। तो दैट टाइम माय सन वेंट फ्रॉम 7th ही वेंट टू 9th, और जब फिर मेरी JNK में पोस्टिंग आ गई, 4th पोस्टिंग इन JNK, तो मैंने बोला कि नाउ इट इज हाई टाइम, सो आई शिफ्टेड माय फैमिली टू पुणे। I made their permanent base to Pune for education. Correct. Because for higher education, when the children are small, you can move around. Correct. But once it goes to higher education for competitive, so when my son was in 10th, after he passed his 9th, I made the base in Pune till the time he finished his graduation, and I used to keep moving around. तो वो सैक्रिफाइस मैंने देखा है मेरे क्लास में, जब आप जो कह रहे हो वैसा ही है कि दैट लेडी वाज देयर इन पुणे, और उनका जो सन मेरे क्लास में आता था, एंड हर हस्बैंड वाज इन लद्दाख एक्चुअली। तो उन्होंने कहा था सर कैसा भी करो इसको, कैसा प्रिपेयर करने का, और वो एडजस्ट भी नहीं हो रहा था जल्दी, 9th 10th के क्लास में एडजस्ट ही नहीं हो रहा था उसका, तो उसको हमें ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ी उस टाइम। तो ये भी इन लोगों के बच्चों को सफ़र करना पड़ता है, दैट इज़ रियली पूरी तरीके से जो है वो हम लोग नॉर्मल जो रहते हैं इस देश में तो हमको इतनी सारी मालूमात नहीं होती है, लेकिन यू पीपल रियली आर डूइंग द बेस्ट फॉर कंट्री, एंड ऑल सिविलियंस लाइक अस शुड रिस्पेक्ट दैट डेफिनेटली। थैंक यू। तो अभी आपके बच्चे जो है वो पढ़कर कहाँ पे है, कैसा है? मेरा बड़ा लड़का अभी मेजर है आर्मी में।
अरे वाह, वंडरफुल सर। आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता क्या? यू आर लुकिंग टू यंग। क्या बात है। मुझे लगा आप कहेंगे मेरा बच्चा अभी 10th से 11th में गया है, अब 12th से अभी क्या करना है, बोलो सर आप ही बताओ। अरे वाह, he also joined army. He joined army. He's a technical graduate. He did B in IT, Bachelor of Engineering in IT. Then he joined army Wonderful. into signals, technical branch में. क्या बात है। फिर 2 साल के बाद पापा आई वांट टू, मेरे को फ्लाई करना है। आई सेड गो। सो नाउ इज फ्लाइंग, इज फिनिश्ड हिज कोर्स, नाउ इज इनटू एविएशन, नाउ ही इज फ्लाइंग हेलीकॉप्टर, नाउ इज एट पठानकोट। यानी आपके परिवार में दादाजी जो नेवी में, आप आर्मी में, और बेटा भी एयरफोर्स में। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल, रियली वंडरफुल। तो और बेटी शी इज स्टडिंग, शी इज डूइंग सेकंड ईयर फ्रॉम PICT, शी इज टेकन ENTC, पुणे। शी नाउ इन द फोर्थ सेमेस्टर। तो ये कर्नल की पोस्ट को 24 इयर्स के बाद रिटायरमेंट एज उसका क्या होता है? 54 मेरे ख्याल से। आर्मी में वेरियस रिटायरमेंट एजेस होते हैं। हाँ। एज अ कर्नल यू रिटायर एट 54 एज, 54, देन ब्रिगेडियर एट 56, अच्छा, मेजर जनरल एट 58। तो आपकी 26 साल की सर्विस के बाद आप रिटायर हो गए? नो, मैंने 26 साल के बाद मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। अच्छा, दैट टाइम आई वाज अबाउट 47 48। अच्छा, तभी प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। गुड। तो अभी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सर जब रिटायर होने के दरार पे थे मेरे ख्याल से, उस टाइम से आपने लोगों को कैसा आर्मी में जाने के लिए एक मोटिवेशन भी दिया था, ऐसा मैंने कुछ तो भी पढ़ा था। तो मेरे ख्याल से नासिक में जब थे वहाँ पे कुछ ऐसे किस्से जो तो मुझे सुनने में आए थे, तो उसके बारे में कुछ बताओ। मैं नासिक में था, आई वॉज वर्किंग फॉर प्राइवेट कंसर्न, जिंदल में काम करता था मैं। अच्छा। I was staying in a society. After retiring, so I was working in a corporate sector. My family was staying in Pune. I alone was staying in Nasik. And रोज सुबह जाता था अपना 5:30 अपना नॉर्मल, I used to come back by 7:30, फिर ऑफिस जाता था, फिर आने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। एक दिन सिक्योरिटी जो गार्ड था हमारे सोसाइटी का, वो आया, बोला साहब आपसे बात करना है। बोला हाँ बोलो आ जाओ, अब भी तो मिले थे गेट पे। तो इसे बोला साहब मेरा लड़का भी आया है। तो बोला साहब इसको आर्मी ज्वाइन करना है, आप गाइड कर सकते हो? बोला हाँ। बोला आप बैठो। तो उसको पूछा क्या करता है? he had got about 85% in 10th standard. महाराष्ट्र 85 is a good percent. And 12th में भी 12th की भी पढ़ाई कर रहा था। He had I think finished 12th about 70%. वो बोला कि अंकल मैं 5-6 बार भर्ती में गया हूँ, फेल हो रहा हूँ। His father told me कि रोज 10 किलोमीटर दौड़ता है और हमेशा फेल होता है। इसमें कुछ ऐसा सुनने में आया है कि कोई पैसा लेता है, आप पैसा लेके उसको भर्ती करा सकते हो क्या? आई सेड आपको किसने बताया? बोला साहब मेरा लड़का कैसे फेल हो सकता है, रोज 10 किलोमीटर दौड़ता है। अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं जहाँ खेलने जाता था बैडमिंटन नासिक में, वहाँ पर एक ग्राउंड था बड़ा कॉर्पोरेशन का, 400 मीटर्स का। बोला बच्चे तो उधर सुबह आ जाना। तो उसको बुलाया मॉर्निंग में और मैं बोले चल जोड़ 4 चक्कर दौड़। 4 चक्कर दौड़ना ग्राउंड के, उसको दौड़ाया 4 चक्कर। और दौड़ा, मैंने देखा उसने 7.5-8 मिनट लिए उसने। अच्छा। तो मैंने बोला तू इसलिए फेल हो रहा है कि यू आर टेकिंग 8 मिनट्स, बट वर्की इफ यू वांट टू पास इन द आर्मी यू हैव टू कंप्लीट इट इन 5 minutes and 30 seconds. So, जब तुम 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो इट इज पॉइंटलेस। तो फिर मैंने उसको शाम को एक बाजार में गया, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच थी 100-200 रुपीज के टाइमर वाला, करेक्ट, वो खरीद के जिसको दे दिया। अपने शॉट्स दे दिए, बोले रोज यू कर, एंड अनलेस यू कम टिल अबाउट 6 minutes or 5 minutes आई विल नॉट कम एंड मीट यू। इट टुक हिम अबाउट 1-1.5 महीना लगा उसको। ही केम अंडर दैट 6 minutes or 5 minutes. सो व्हेन ही केम टू 5 minutes 30 seconds, मैंने उसको बोला और कम कर, सो ही केम टू 5 minutes 15 seconds. एंड आई सेड नाउ यू आर 15 seconds यू शुड कीप बफर। क्या बात। और आफ्टर डूइंग दैट he got selected because he was good. वो फर्स्ट रनिंग में आउट होता था, उसको मालूम, पीपल डिडंट नो। आप लोग बताते नहीं है
व्हाई ही इज रिजेक्टेड, ऐसा नहीं है. नो, क्योंकि क्या होता है जब भर्ती होती है, हजारों there are लोग. about thousands of students. करेक्ट, आई कैन. And everybody, it is written in that board. हाँ, ये पढ़ना चाहिए. This is the timing you should come. आप 10 किलोमीटर दौड़ेगा फायदा ही नहीं है ना. You have to complete that time. तो उसका सिलेक्शन हो गया. उसको he was a bright child. उसको कुछ नहीं था. Because मैं बोला 10 किलोमीटर दौड़ रहा, but what is the time? The time is important. So wherever when you are doing it for a competitive examination, QR जानना बहुत जरूरी है. आपको QR ही नहीं पता तो फिर क्या करोगे आप उसका? So once I told him this is the QR, he could do it and he got selected. So this was that point there where कर्नल जी को ऐसा लगा कि मैं कुछ मार्गदर्शन अगर करते रहूँगा युवकों को तो उसका फायदा हो सकता है, और वहीं से मेरे ख्याल से ऐसे और एक कोई तो भी लड़की का आपने कहा था मेरे ख्याल से. तो थोड़े दिन बाद एक मदर और डॉटर वॉक करते तो वो तो अभी भी आपको रिमेम्बर करता हाँ, होगा. अभी भी करता है. अभी ही ज्वाइंड इन 2018 के 19 में ज्वाइन किया उसने. अभी भी है, पोस्टेड इन अंबाला, अभी भी आता है उसका. क्या बात है, क्या बात है. अरे उस दिन अगेन आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन, तो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी बैडमिंटन कोर्ट के बाद. तो लेडी एंड ए डॉटर अप्रोच में. अच्छा. ही सेड आपकी गाड़ी पे आर्मी लिखा है. हाँ. तो मेरे डॉटर को थोड़ा गाइड करोगे आप? I said, madam, now it's 7:15, I have to go to office. शाम को आइए घर पे. I said, I'll tell you. So they came in the evening, and then I asked her. The girl was in final year in college in Nasik, and she was keen to join Air Force. Oh. तो मैंने उसको पहले पूछा, बोला बेटो क्या है? बोला अंकल I want to join Air Force. I said अब क्या कर रहे हो? She said कि I'm doing in botany. She was doing. She said I'm doing my graduation in botany. I said you can't join Air Force. हाँ, what are you telling? बोले 1 साल से मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ. I said for joining Air Force you require PCM. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लगता है. केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए. ऐसे इतने पढ़े लिखे हो. देख बोला हमने ये इंस्टीट्यूट ने बोला बन सकते हो पायलट. बोलते गलत बोल रहे हो. हाँ. तो इंस्टीट्यूट ने बताया. इंस्टीट्यूट शी वाज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट. शी वाज टेकिंग अ ट्रेनिंग टू बिकम अ पायलट. दे वर डूइंग कोचिंग फॉर एग्जाम कैसे होती है. बट नाउ व्हाट आई फील दैट ऐसा तो हो नहीं सकता इंस्टीट्यूट को मालूम नहीं है. अगर इंस्टीट्यूट को मालूम नहीं है मतलब उन लोग ऐसे ही बेवकूफ बना रहे सबको, जस्ट मिंटिंग मनी. सो आई टोल्ड दैट गर्ल यू रिक्वायर पीसीएम. अगर पीसीएम नहीं है यू कैन नॉट गो टू एयरफोर्स. बोला कैन आई ज्वाइन आर्मी? आई सेड यस यू कैन ज्वाइन आर्मी. सो देन आई आर्मी में देयर वाज यू कैन गो इनटू वेरियस एंट्रीज. देन आई शोड दैट वेरियस एंट्रीज एंड शी आल्सो ज्वाइंड द आर्मी इन 2020. सो दैट लेडी, उसकी जो मदर थी, he said नहीं you are guided my daughter, how much should I pay you? I said मैडम मैंने कोई गाइड डॉटर को नहीं किया आपका. I just showed her the path. उसको पाथ नहीं पता था. So I just showed her and then okay. So then she told me you're doing so this, why don't you get into professional counseling? करेक्ट, बहुत सही है. यानी आपका इंटेंशन कितना सही था. और माइनर थिंग्स रहते हैं लेकिन लैक ऑफ नॉलेज जो है, जैसा मेरे बारे में जो हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एमएससी में यूनिवर्सिटी में आया था रैंक में. तो रैंक में आने के बाद एनसीएल बोल के यहाँ पे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, तो वहाँ पे मुझे एक तो पीएचडी करना था उसका. उसके बाद में मुझे बीएआरसी में भी जाना था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ये मेरा पहले से ड्रीम था. लेकिन बीएआरसी को और ऐसे मैंने सुना था जो मेरिट में आते हैं स्टूडेंट्स 1, 2, 3 रैंक में, तो उनको वो बीएआरसी में मिलता है चांस. पर बीएआरसी से मुझे, मैं तो बिंदास था कि बीएआरसी में मिल गया मुझे. तो वहाँ से उनका लेटर आ गया मुझे कि सिंस यू आर नॉट हैविंग फिजिक्स एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल, वी रिग्रेट टू से दैट यू कांट बी सिलेक्टेड. तो एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी. ओके. फिजिक्स नहीं था. ओके. अभी एक आपका since you told me about the relatively very interesting which happened in my life. I would like to tell others also. So 12th तक तो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी था. So you could go PCM में. But after 12th standard I decided I was going to do major in maths. I was very clear कि मैंने मैथ्स में बीएससी करना है. तो मैथ्स में भी करना है. तो माय फ्रेंड से पागल है मैथ्स में बीएससी करना है. I said no, I like it. So most of the people, my friends had taken PCM, physics, chemistry, maths, and in Mumbai University कैसे था? Each year you have to drop one subject. अगर first year में physics, chemistry, maths है, तो you drop one subject, तो next year 2 subject होते हैं, and third year you do honor, or you can do all 3.
तो मैंने बोला कि सिंस आई एम गोइंग टू डू इन मैथ्स, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स ले लिया, अच्छा। फिजिक्स मैथ्स स्टैट्स ले लिया, बिकॉज स्टैट्स वाज इंक्लाइन टुवर्ड्स मैथ्स। मैथ्स और स्टैट्स। तो फर्स्ट ईयर में मैंने स्टैटिस्टिक्स स्टॉप कर दिया, सेकंड ईयर में मैंने फिजिक्स स्टॉप कर दिया, थर्ड ईयर में मैंने बीएससी मैथ्स कर लिया। ओके, नाउ व्हेन आई केम टू आर्मी, व्हेन आई वांटेड टू जॉइन फॉर अ टेक्निकल आर्म, that is engineer signals and EME, they said you are not qualified. He said क्यों? He said you are not a science student. So I went to University Grants Commission and gave them the certificate from University Grants Commission. He is a science graduate from Mumbai University. He said but आपका PCM नहीं है। So graduation में PCM चाहिए था, तो PCM नहीं हो गया हमारी स्टोरी। PCM नहीं था, I could not get engineering, but I've got no regrets. I joined artillery. So what I'm saying कि at times due to ignorance or some which is there, QR which are there. So that is why I'm saying knowing the QR is very important. That's all. This is what it is. ये सही है, यानी राइट टाइम में राइट, अगर समझो हमें कोई ऐसा पथ मार्गदर्शक रहता था तो हमारा भी जो ड्रीम था वो और अच्छा साकार हो जाता था, ऐसा मुझे लगता है। हम दोनों की सेम स्टोरी हो गई बाई चांस। तो उसके बाद में आपने आपके जो क्वालिफिकेशन में देख रहा था, प्रोफाइल आपको तो बहुत लंबी है, पूरी तो मैं इंट्रो में नहीं ले सका, तो उसमें वो नैबेट का एक मैंने वर्ड देखा, दूसरा और SQA वो एक देखा। और एमएससी में आपने जियोलॉजी का किया है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स किया, तो उसका जियो इन्फॉर्मेटिक्स का आपको कुछ फायदा हुआ आर्मी में? जियो इन्फॉर्मेटिक्स मैंने इसलिए किया बिकॉज आफ्टर सम टाइम आई वाज इनटू सैटेलाइट इमेजरी। अच्छा। इन द आर्मी आई वाज डूइंग सैटेलाइट इमेजरी, we used to see the live images and study. So that is the time I thought कि once I'm into this field was new to me also. So that is the time I started doing geoinformatics. तभी मैंने किया, साथ I was doing my job also with this geoinformatics. I said I'll enhance my knowledge also. So तभी मैंने while doing the job I did the geoinformatics course. अच्छा, तो उसका वो वहाँ पे उसका सैटेलाइट इमेजरी, तो वो आफ्टर ज्वाइनिंग आर्मी किया? हाँ, आफ्टर ज्वाइनिंग आर्मी किया, बिकॉज व्हेन आई वेंट इनटू दिस फील्ड, बिकॉज आफ्टर दे पोस्ट यू एनीवेयर, मैंने एक सैटेलाइट इमेजरी का स्पेशलाइज्ड कोर्स किया था, दे फाउंड मी फिट, सो दे गिव मी एन अपॉइंटमेंट। सो इन दैट अपॉइंटमेंट में गया, तो देन डूइंग course is different, but working hands-on to see the live satellite imagery, to interpret it, I thought I should have more knowledge. So that is why I started doing on my own. तो अभी जस्ट एक थोड़ा क्वेश्चन डाइवर्ट हो रहा है मेरा, लेकिन आपने ज्वाइन किया 83-84 में, ओके, तो उस टाइम का टेक्निकल एडवांसमेंट जो था और आज का जो है, तो आपको ऐसा लगता है अगर आज के जो आर्मी वाले लोग हैं उनको ज़्यादा एक्सेस ये मिलता है, एडिशनल टेक्निक जैसे नेविगेशन का हो गया? ट्रेमेंडस। तो लाइक अभी तो फर्स्ट में व्हेन वी वर देयर हमारे पास तो सेट्स थे, अभी तो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। नाउ यू हैव गॉट जीपीएस सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, यू कैन गो एक्यूरेटली। हमारे टाइम पे नहीं था, वी टू डिपेंड ऑन मैप, जो भी कभी कभी आउटडेट होते थे हमें मैन अमेंड करना पड़ता था, और ऑन कंपास, आवर फ्रेंड वाज कंपास। कंपास से देखो कितने डिग्री पे जाना है उस चीज चलते आज भी हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता वो बात अलग है, लेकिन उसके हिसाब से आप उस टाइम जाते थे, क्या बात है। दैट टाइम यू नो आई मीन जो सिचुएशन है जो है, आई मीन यू कैन नॉट चेंज इट। लेकिन आज के लोग ज़्यादा लग रहा है, सुखी दे आर लिटिल मोर एडवांस, बट नाउ if we are advanced, the others are also more advanced. So advantages दोनों तरफ है। अच्छा, तो नेबेट क्या है? नेबेट ये है, जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि when I leave my corporate job, since I told you I got inspired by this lady, why don't you? My wife was also after me. He said, you are doing this, why don't you start something on your own? Correct. My wife is also in education, she runs an over academy. तो he said, why don't you start something on your own? तो वहाँ से भी एक सीड डेवलपमेंट हो गया. So then I found out, so I did a course from Image Consulting Business Institute, which is in Pune, which is recognized all over the world. उसमें ट्रेनिंग करने के बाद once I finished the course, I got a NABET accreditation. The NABET is National Accreditation for Board of Education and Training, which is a renowned agency. नेशनल लेवल पे accreditation यानी मान्यता. This is accreditation. That means if anybody who has done that course is, because there are a lot of courses is accepted. So that is one.
And second was SQA, that is Scottish Qualification Authority. स्कॉटलैंड की है। स्कॉटलैंड की है. So ICB has got a tie-up. तो स्कॉटलैंड का ज़्यादा हमें बेनिफिट क्या होता है उसका? नहीं, बेनिफिट नहीं है, because since that Image Consulting Business Institute, it was not so much aware in India. So now they are starting it more. So you have a tie-up with that, because once the program which is designed, it is designed on the basis of both. So that NABET accreditation is for getting you that you're a certified trainer. And soft skill training, that you pass this soft skill training because in consultation with the Scottish qualification, इसलिए वो सर्टिफिकेट मिला था. अच्छा. तो वो उसका NABET and this is for my which I'm doing in my soft skill and corporate training, so that is in tune with my एडिशनल क्वालिफिकेशन हो जाता है आपके इसके. तो अभी कॉर्पोरेट लेवल पे आप ट्रेन करते हो लोगों को? I do travel in corporates, colleges, and for school students I do counseling. स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है. तो ये करियर काउंसलिंग का जो काम है, तो उसके बारे में कुछ हमें बताओ ना, क्या है एग्जैक्टली? करियर काउंसलिंग में क्या होता है, व्हाई आई गॉन इनटू दिस फील्ड, बिकॉज एक बार जब मैं इसमें आया था तो देन आई गेट इनटू द फुल फ्लेड काउंसलिंग. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स टिल 12th और टिल ग्रेजुएशन लेवल. क्योंकि जब बच्चा स्टूडेंट होता है उसको मालूम नहीं होता है क्या लेना है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस. एंड 90% ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स वो लेते हैं जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं या उसके फ्रेंड्स बोलते हैं या उसका कोई नेबर्स, अंकल, आंटीज बोलते हैं. बट नाउ व्हाट वी डू अ साइंटिफिक टेस्ट नोन एज साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट. तो उसमें से बच्चों को, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें बच्चों को पता चलता है कि उसकी कैलिबर किस तरफ है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में, साइंस में. और उसके बाद वंस ही गिव्स द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट, विच इज 90 मिनट्स ऑनलाइन. तो उसमें क्या होता है, उसके बाद उसके 10 कैरियर क्लस्टर्स आते हैं. So then we tell which is the best thing suited for the student. Because what happened, some students are brilliant who get 90%, 95% in 10th. They are good for science, but they are equally good in other field. They could be good in commerce, management, could be in literature. So we tell them this both options are open for you. So we make the students think कि ये भी options आपके लिए है. उसके पेरेंट्स के लिए हम बताते हैं. Good. And we tell them there are about 550 career options है. तो पेरेंट्स का क्या होता है, साइंस में गया तो इंजीनियर, मेडिकल, कॉमर्स में गया तो सीए, और दे डोंट थिंक एनीथिंग एल्स. Now there are so many, we tell about vocational institutes also. There are so many vocational institutes which have come up, which we call it diploma or ITI. उसमें भी बहुत सारे students जा सकते हैं. Good. So we basically put them into that path. We put them into the right path. टेस्ट लेना पहले जरूरी है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, not necessarily. टेस्ट किसको लेना पड़ता है? people who are confused. If suppose somebody is कि मैंने लेना ही है, I'm going to do this. नहीं, क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट बोलता है कि मैं साइंस. समझो अभी मैं बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट आपके पास आया है, वो कह रहा है कि 12th साइंस मैंने किया है, इंजीनियरिंग को मुझे नंबर लग रहा है, प्लीज गाइड मी विच फैकल्टी आई शुड टेक, या मुझे पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मुझे करना है. तो उसके लिए क्या कम से कम मुझे लगेगा? अच्छा, कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू डू इट फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ऑल, it comes into specialization. अच्छा. For engineering till he has to do it engineering till core branches तो है. Core branches तो है. So once he gives that site test, so there are 3 options. So we tell them this is your first option, second option and third option. हम लोग उसको 2 बैकअप ऑप्शन रखने के लिए बोलते हैं. For example, he does not get into engineering, then what? So this option, ये नहीं मिला तो God. So maximum we give them 3 options. We tell what is best. But कई बच्चे जिद करते हैं पेरेंट्स की ये तो यही ज्वाइन करेगा. So then it is a wish of the parents. Correct. I have seen so many parents. जब मैंने एक पेरेंट को बोला था कि इसको साइंस मत देना, इट मुश्किल जाएगा. ही जॉइंड एलेंस. अच्छा. 4 महीने के बाद आगे बोला माय सन इज नॉट एबल टू कोप विद एलेंस, अभी मैं क्या करूं? आई सेड अभी मैं क्या करूं? मैंने आपको बताया था, आई सेड योर सन हैज गॉट 70%, बट उसका एप्टीट्यूड उधर नहीं है. हिज एप्टीट्यूड इज टुवर्ड्स लिटरेचर. सो ही सेड मैंने अभी whatever fees है पर उसका मैं क्या करूं? I said मैं कुछ नहीं कर सकता. He said can you help me in getting admission in the school? I said I've got no contact. But luckily he could change over to art stream because वो 10-15 दिन बाकी थे to switch over, because by August 30th और September 30th बोर्ड में चला जाता है. तो चेंज कर लिया because वो लड़का he was not able to do opt in. वो बाद में चेंज कर लिया. हाँ, तो what happens, you know, parents of course think the best for the children, किसने करना चाहिए, but whether the child has got aptitude, that is important. So that is why the psychometric test tells you. He said आपने सही बोला था, तो अभी हम क्या करें? मैं बोला there are 2 things.
अगर आपको पैसा ज्यादा जरूरी है तो लेट हिम कंटिन्यू इन एलेंस, अगर करियर ज्यादा है तो अभी चेंज करो, तो लेट गो द फनी व्हिच वर पेड इन एलेंस एंड दे स्विच्ड ओवर बैक टू द स्कूल. द स्कूल वाज आल्सो वेरी हैप्पी टू टेल, उसी का स्कूल था, दे जस्ट शिफ्टेड द ब्रांच, बट उन्होंने अगर 15 दिन आते तो चेंज नहीं होता, क्योंकि एक बार बोर्ड में लिस्ट जाती है तो फिर नहीं चेंज होता. करेक्ट है वो. सो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. ओके ओके. तो अभी आप ये पूरा प्राइवेट लेवल पे आपने आपके खुद के लेवल पे करते हैं या किसी कंपनी के साथ आपका टाइप है या कैसा है? जैसा मैंने जो प्लेटफॉर्म है, मैं आई ड्रीम करियर के साथ सीनियर करियर काउंसलर हूँ, उनके साथ भी काम करता हूँ. उनके कोई प्रोजेक्ट्स है तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और मैं अपने खुद के लेवल पे भी करता हूँ. आई कंडक्ट माय ओन साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड आई डू माय ओन काउंसलिंग आल्सो. वेरी नाइस. देखो ये एक और एग्जांपल हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जनरली लोगों को क्या होता है, रिटायरमेंट एज हो गया, रिटायरमेंट ले लिया, अभी तो बस मैं आराम करूँगा, इतने दिन भागदौड़ की है, पर वो नहीं है. कर्नल जी को जब हम देखते हैं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था चैतन्य मूर्ति है, साक्षात उनको देखने के बाद तो बिल्कुल आप तो हर एक फील्ड में आप, इफ़ यू वुड जॉइन सम, हमारे बच्चे का जो ये है हमारे अजिंक्य का, वैसा अगर फिल्म इंस्टीट्यूट में भी आप आते थे तो यू वुड हैव सिलेक्टेड देयर डेफिनेटली. तो बोलते ना मेरा एप्टीट्यूड नहीं है वहाँ पर, लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है. तो लेकिन आज भी रिटायरमेंट के बाद भी आप आराम से बैठते नहीं. मैं देखता हूँ उनके अपॉइंटमेंट मिलने के लिए मुझे बहुत भागदौड़ करनी पड़ी थी, तो लेकिन सर ने टाइम दिया. और सर अभी हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आर्मी या ये अपना एविएशन है या नेवी है, इसमें जाने वाले कुछ युवकों की इच्छा अगर है तो उनको आप गाइड कर सकेंगे? एनी टाइम, 100 एनी टाइम. तो सर जी का नंबर सर की अनुमति से मैं मेरे ड्रॉप इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डेफिनेटली सर जी आपका नंबर हम हमें दे दिए. और करियर काउंसलिंग अगर किसी को करने के तो भी हम उसको बता सकते हैं डेफिनेटली. एक्चुअली ही इज़ अ मैन इज़ नॉट बिहाइंड मनी, एक्चुअली ही इज़ पैशनेट पर्सन पर्टिकुलरली. तो वो बिल्कुल जो भी उचित है वही सलाह वहाँ पे देंगे, मिस गाइड नहीं करेंगे. जैसे आपने बीच में एक एग्जांपल दिया था, जो आपके वो लेडी ने बताया था कि वो एक्चुअली दैट पर्सन माइट हैव बीन नोन दैट फैक्टर कि उसको वहाँ पे वो सब्जेक्ट ज़रूरी है और उसका नहीं था, तो भी उन्होंने वहाँ पे एविएशन में जाने के लिए उनको ट्रेनिंग देने की. तो वैसा ये मिसगाइड तो डेफिनेटली, ऐसे मिसगाइड सर तो कभी भी नहीं कर सकते. सर इज आर्मी पर्सन डेफिनेटली. तो सर अभी आज के युवकों को आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? युवकों को संदेश यही देना चाहूँगा, फर्स्टली स्टे फिट. स्टे फिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट. और जो भी आपका पैशन है, यू मस्ट डू इट. जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, बट अगेन राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बेस्ट गाइडेंस यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर टीचर्स. बट कभी कभी ऐसे बोर्ड पे आते हो तो अगर आपको ज़रूरत लगा तो यू मस्ट टेक अ प्रोफेशनल हेल्प इन एनी फील्ड, बिकॉज एवरीवन डज नॉट नो एवरीथिंग. करेक्ट. So that is what I would feel, and don't hesitate to take the first step. Nothing is easy in life. मेहनत करना पड़ता है. जो पास्ट आपने किया है 10th में 12th में 80% 90%, don't depend on that. Don't depend what you have done in past. Correct. आज क्या in the present and the future. Hey, I got 90%, I'll do well. I said no, that is past. What is today? आज क्या करना? Tomorrow you have to get 90%. Today you have to get 90%. बिल्कुल सही है. So don't remain on the past glory. Very nice. So कर्नल जी आपसे आज बातचीत करके हमें बहुत खुशी मिली है. Yes, definitely you can ask अजिंक्य. जो मूवीज आते हैं आजकल, जो सारी मूवीज है, उरी देखा या फिर शेरशाह देखा, तो उसका जो डिपिक्शन है आर्मी का वो कितना रियल है अकॉर्डिंग टू यू, लाइक हाउ, और इज इट जस्ट ड्रामेटाइज्ड? मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज ड्रामेटाइज तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दिस ऑल दिस मूवीज हैव बीन क्लियर्ड बाय द सेंसर बोर्ड एंड मे बी विद द आर्मी, बट जो दिखाते वैसा नहीं है. इज ऑल ड्रामेटाइज्ड. मोस्ट ऑफ देम, नॉट एवरीथिंग, बट एट लीस्ट आई वुड से अबाउट 70 to 80% ड्रामेटाइज्ड. ड्रामेटाइज्ड इन द सेंस दे माइट बी शोइंग, बट उतना रियलिटी नहीं होता है उतना. मीन्स व्हाट इज शोन दैट वो दिखाते हैं कि यू गॉट अ वेरी खुशी लाइफ, इनका लाइफ बहुत अच्छा है, मैं से ये है वो है, बट उसके लिए भी बहुत मेहनत है. वॉट एवर यू डू, इट इज़ नॉट सो ईजी. वो दिखाते हैं बॉर्डर पे जाओ ऐसे करो, बट हाउ मेनी
rigorous training is required before that people don't understand. It is just not by wearing uniform and carrying a weapon and going to the border. Correct. तो आपको जो अवार्ड्स मिले थे वो कौन से थे वहाँ में? I was awarded twice in Nagaland अच्छा. for these operations. Very nice. That is known as GOC Commendations Card. Army Commander के 2 बार मेरे को appreciate किया था. 2 years continuously for my what do you call professionalism. Very nice. In Nagaland. Very nice. तो बिल्कुल सर आपका मैं धन्यवाद मानता हूँ. आपने इतना टाइम, अनमोल टाइम हमको दिया और आपके इस इंटरव्यू से मेरे सभी दर्शकों को एक प्रेरणा मिलने वाली है. ये तो बिल्कुल आई एम कॉन्फिडेंट फॉर दैट. तो सर जी की जहाँ पर भी हेल्प लगेंगी आप ले सकते हैं. मैं भी आपको वैसा बताते जाऊँगा. तो आज का इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करो, शेयर करो और अभी तक मेरे चैनल को, सक्सेस स्टोरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो. हर गुरुवार हम एक ऐसे ही तड़फदार लोगों की सक्सेस स्टोरी आपको दिखाते हैं. तो आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है वो ऐसा ही सफ़र हमारा शुरू रहने दो. थैंक्स अ लॉट.